दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और ये समय है प्राइम टाइम का। प्राइम टाइम में जो खबरें आज का हिस्सा बनी है उनमें मुख्य है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला नाम चौंकाता है आजकल, क्योंकि उन्होंने जो भाजपा के वोटर हैं, जो भाजपा के समर्थक हैं, उन्हें कहा था कि वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला का कांग्रेस में कद बढ़ा है, उनको मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। रणदीप सुरजेवाला का पद बढ़ने से हुड्डा साहब को टेंशन होना तो ठीक है, लेकिन टेंशन विज साहब को भी हो रही है। विस्तार से चर्चा करेंगे आपसे प्राइम टाइम में, और एक चर्चा करेंगे कि पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम की मार है। बारिश ने चारों तरफ त्राही त्राही मचाई हुई है। बात करेंगे पाकिस्तान के मामले की भी, और इसके साथ साथ बात करेंगे एसबीआई के रिसर्च की एक सर्वे रिपोर्ट की भी। तो प्राइम टाइम में आगे बढ़ें उससे पहले नज़र डालते हैं उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में है। मौसम की मार से हिमाचल में त्राही त्राही मची हुई है। हिमाचल में अब तक 71 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में संकट गहराया हुआ है। इसके साथ साथ उत्तराखंड, पंजाब और बिहार में भी हाहाकार मचा हुआ है। उत्तराखंड में बाढ़ और भूस्खलन से तबाही है। ऊधम सिंह नगर में कई मकान गिरे हैं, सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। अमरनाथ की यात्रा पर जम्मू से बूड़ा के लिए यात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ है। प्रशासन ने हरी झंडी दिखाकर उनको रवाना किया। बिकलिस बानों की दोषियों के रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की सरकार पर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि आखिर रिहाई क्यों हुई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपनी जो लिस्ट जारी की है 60 उम्मीदवारों की, उसके अंदर ज़्यादातर वो सीटें हैं जहां बीजेपी चुनाव हारती रही है। तो मंथन शुरू हो गया है। और एक खबर बिहार से कि जहां पर घर में घुसकर एक पत्रकार की हत्या कर दी गई, उसके मामले के बाद से नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। चीन में रियल एस्टेट का संकट है। एवरग्रांडे ने न्यूयॉर्क में दाखिल की है दिवालियापन की याचिका। तो ये थी वो खबरें जो आज सुर्खियों में है। और अब बात करते हैं प्राइम टाइम में सबसे पहले कुदरत के कहर की। कुदरत का कहर पहाड़ से लेकर जमीन तक जल प्रलय बनकर बरस रहा है। नदियां उफान पर हैं, जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है। आसमानी आफत भारत के दोनों पहाड़ी राज्यों यानी कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तबाही लेकर आई हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुदरत का कहर कभी बादलों से बारिश के तौर पर, कभी बारिश के तौर पर, तो कभी भूस्खलन से देखने को मिल रहा है। पिछले एक सप्ताह से हिमाचल प्रदेश में लगातार पानी बरस रहा है, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। और अब तक वहाँ पर 71 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद भी कई बार जाकर के उन शिविरों में रहे हैं जो राहत के लिए लगाए गए हैं। सुक्खू साहब कह रहे हैं कि सब कुछ वापस पाने में बहुत समय लग जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड में भी जमकर बारिश हो रही है। कोटद्वार में माले नदी का जलस्तर बढ़ गया है। देहरादून के कालूवाला में भारी बारिश के कारण घरों में पानी घुस गया है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर है और राहत और बचाव का काम चल रहा है। ये पहाड़ी राज्यों के हालात है, तो ज़मीनी राज्यों में भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। बिहार और पंजाब में नदियां उफान पर हैं, हालात बाढ़ जैसे हो रहे हैं। तो ये कुदरत का कहर है, और कुदरत के कहर में कहीं ना कहीं जो इंसान है, जो आदमी है, वो भी जिम्मेदार है। तो अब बात प्रदेश की सियासत की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव, राज्यसभा सदस्य और हरियाणा के प्रमुख नेता, और अगर ये कहें कि पिछले कुछ समय से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो सल्तनत है कांग्रेस के अंदर, उसको चुनौती दे रहे हैं। जो एक टीम बनकर के एसआरके यानी कि शैलजा, रणदीप और किरण की जो टीम बनी हुई है, उसके प्रमुख किरदार रणदीप सिंह सुरजेवाला। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला का कांग्रेस हाईकमान ने कद और बढ़ा दिया है। सुरजेवाला पहले कर्नाटक के प्रभारी थे, अब उनको मध्य प्रदेश का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया गया है। कुछ दिन पहले ही उन्हें मध्य प्रदेश चुनाव के सीनियर ऑब्जर्वर का पद दिया गया था। मध्य प्रदेश के साथ साथ ही अब वे कर्नाटक के भी प्रभारी रहेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि पहली बार हरियाणा के किसी नेता को केंद्र के संगठन में इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो भी तब जब प्रदेश में आपसी गुटबाजी की जो खबरें हैं कांग्रेस में, वो कम होने का नाम नहीं ले रही। 2020 में रणदीप सुरजेवाला को कर्नाटक का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया गया था। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कांग्रेस के विश्वास पात्र जो बन गए, खासकर गांधी परिवार के, खासकर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के, उसके पीछे मुख्य कारण ये रहा कि कर्नाटक के अंदर बहुमत की सरकार जो आई, उसके पीछे कहीं सुरजेवाला साहब की मेहनत भी थी। तो सुरजेवाला को कांग्रेस हाईकमान ने जो नई जिम्मेदारी दी है, अब उस पर वो कितने खरे उतरेंगे, इस पर सबका फोकस रहेगा।
आपको बता दें कि हाल ही में रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान दिया था भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाले लोगों को लेकर। उस बयान को लेकर के संसद से लेकर सड़क तक भाजपाइयों ने हंगामा मचाया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा के जो समर्थक हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। तो इस खबरों को लेकर सुरजेवाला सुर्खियों में आए थे। अगर ये मान लिया जाए कि कांग्रेस ने उसको काउंटर करते हुए, रणदीप सिंह सुरजेवाला की ताकत बढ़ाते हुए ये बता दिया कि उनको अपने प्रवक्ता के उस बयान से कोई गुरेज नहीं था। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष इस मामले में माफ़ी मांगने की बात कह चुके थे। अब भले ही कांग्रेस हाईकमान उन्हें एक जिम्मेदार पूर्ण इंसान मानता है, क्योंकि जवान फिसलने पर भी उन्हें ओहदा दे दिया गया। मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये कांग्रेस का एक संदेश है अपने जो इंडिया गठबंधन है उनके लोगों को भी, और खासकर जो भारतीय जनता पार्टी जो जिसकी वो प्रतिद्वंदी पार्टी है कांग्रेस। अगर भाजपा की कोई मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी है पूरे देश के अंदर तो कांग्रेस है। तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने ये संदेश दे दिया है कि वे अग्रेसिव राजनीति करने के मूड में हैं। वैसे नेताओं की जुबान कब फिसल जाए कुछ कह नहीं सकते, चाहे वो इधर के नेता हों, चाहे वो उधर के नेता हों, चाहे वो इंडिया के हों और चाहे वो एनडीए के हों, जुबान तो फिसलती रहा करती है। और जब रणदीप सिंह सुरजेवाला के मामले को लेकर के भाजपा के लोग अग्रेसिव हुए, उन्होंने ये कहा कि रणदीप सुरजेवाला अपने बयान के लिए माफ़ी मांगें, तो कांग्रेस समर्थक लोगों ने वो बयान जारी करने शुरू कर दिए जो किसान आंदोलन में खासकर प्रधानमंत्री से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के मार्केट कमेटी यानी कि लोअर लेवल से लेकर के अपर लेवल के जितने भी नेता और कार्यकर्ता हैं उनके बयानों को कोट करना शुरू कर दिया। ये राजनीति है और राजनीति के अंदर अनुभव मायने रखता है, और रणदीप सुरजेवाला ने ये जता दिया कि वे अनुभव में किसी से पीछे नहीं हैं। अब रणदीप सिंह सुरजेवाला की जो नियुक्ति हुई है ये कांग्रेस के बड़े नेताओं को, जो खासकर हरियाणा के नेता हैं, खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके गुट को कितनी रास आएगी ये बहुत सोचने वाला विषय है। सुरजेवाला के राक्षस वाले बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने ये कहा था कि सभी को मर्यादा में रहकर अपनी बात कहनी चाहिए। हुड्डा साहब ने यह भी कहा था कि जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्ति को सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और सभी को मर्यादा में रहकर ही अपनी बात कहनी चाहिए। इसके साथ साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, सभी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। अब भले ही हुड्डा साहब कुछ भी कहें, लेकिन रणदीप सुरजेवाला की नियुक्ति के बाद उन्हें दर्द का एहसास तो हो रहा होगा। दर्द और गुस्से में गब्बर भी हैं, यानी कि प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज साहब। सुरजेवाला का कद बढ़ने पर अनिल विज ने ट्वीट किया है कि हिंदुस्तान के लोगों को राक्षस कहने वाले कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाकर बड़ा तोहफा दिया है। राहुल गांधी ने उन्हें तोहफा देकर कांग्रेस की राक्षस बताने वाली मानसिकता पर मोहर लगा दी है, ये अनिल विज साहब ने ट्वीट किया है। तो मैंने आपको जब ये वीडियो शुरू किया था तो आपको पहले बताया था कि रणदीप सिंह सुरजेवाला के बनने से दर्द इधर भी है और दर्द उधर भी है। तो भाई 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं, फिर विधानसभा के चुनाव हरियाणा में भी होने हैं। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप के और ये एक दूसरे पर व्यंग्य के तीर छोड़ने के स्वर तो सुनाई देंगे ही। आजकल सभी पार्टियां एक्टिव मोड में है। कांग्रेस में सीटों को लेकर शुरुआती गुणाभाग चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जब प्रत्याशी चयन के मामले में कांग्रेस पर बढ़त बनाते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपने प्रत्याशी 60 प्रत्याशियों की लिस्टें दे दी हैं। वैसे ये सूची में ज़्यादातर वो सीटें ली गई हैं जहां से भाजपा चुनाव हारती रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो अपने प्रत्याशी बीजेपी ने घोषित कर दिए, लेकिन अभी तक राजस्थान के अंदर उन्होंने अपनी कोई लिस्ट जारी नहीं की है। एक बात जरूर हुई राजस्थान के अंदर, जो बीजेपी ने 2 चुनाव समितियां बनाई हैं राजस्थान में, उनके अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया को जगह नहीं दी गई है। आपको एक और वीडियो में बताऊंगा कि आखिर कहीं वसुंधरा को ठिकाने लगाते लगाते भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है कहीं राजस्थान को ठिकाने ना लगा दे। खैर, ये राजनीति के रंग है और वो उनकी अपनी राजनीति है। और अब एक खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान से, जहां जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के कमांडर यासीन मलिक आतंकी फंडिंग मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद वर्तमान में दिल्ली के तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे हैं। तो वहीं उनकी पत्नी मुशाल हुसैन मलिक को पाकिस्तान के कार्यवाहक मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री का विशेष सलाहकार बनाया गया है। मलिक को मानवाधिकार और महिला सशक्तिकरण पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनावरुल हक कक्कर का विशेष सलाहकार नियुक्त किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुशाल हुसैन मलिक के पास दोहरी नागरिकता है
उनके पास पाकिस्तान के अलावा ब्रिटेन की भी नागरिकता है। और जानकारी के अनुसार पाकिस्तान में संविधान के मुताबिक दोहरी नागरिकता रखने वाले किसी भी शख्स को पूर्णकालिक मंत्री नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तानी संविधान के अनुसार ऐसे मामले में उन्हें कैबिनेट में सलाहकार बनाया जा सकता है। तो गौरतलब है कि यासीन मलिक को 2022 में NIA कोर्ट ने आतंकी फंडिंग और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। यासीन मलिक पर पाकिस्तान की मदद से कश्मीर में आतंकी फंडिंग, आतंकियों को हथियार मुहैया कराने और युवाओं को आतंकवाद के लिए उकसाने जैसे कई केस दर्ज हैं। तो यासीन मलिक की पत्नी को पाकिस्तान में एक विशेष दर्जा मिलने के बाद ये तो तय हो गया कि कहीं ना कहीं भारत में आतंक को बढ़ावा देने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो एक खबर मिडिल क्लास लोगों के लिए, भारतीयों की औसत आय पिछले एक दशक में बढ़कर लगभग 3 गुना हो गई है। SBI की रिसर्च आयकर रिटर्न की रिपोर्ट के आधार पर यह दावा किया गया है। वर्ष 2012-13 में आयकर देने वालों की औसत आय 4.4 लाख थी, जो वर्ष 2022 में लगभग 13 लाख रुपए हो गई है। इस बढ़ोतरी के 2 मायने हैं। पहला तो ये कि कम आय वाले कई करदाताओं की इनकम ज़्यादा हो गई है, लिहाजा औसत आय में बढ़ोतरी हुई है। वहीं जीरो टैक्सेबिलिटी वाला रिटर्न फाइल करने वाले लोगों की संख्या में गिरावट हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स देने वालों की औसत आय साल 2047 में लगभग 50 लाख रुपए हो जाएगी। साल 2022 में रिटर्न भरने के लिहाज से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्य आगे रहे हैं। तो चलिए आज के प्राइम टाइम में इतना ही, दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात करेंगे कुछ उन मुद्दों के साथ, कुछ उन खबरों के साथ जो रखते हैं आपसे सरोकार। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।